really an honor to have number of hello. Yes, sir. I'm Yes, you are audible, audible. madam. Yeah, yeah. Is it Yes, sir. clear? Yeah. So actually, it's really an honor and really it's a good chance for me to interact with such a eminent and prominent academician from all over India. Thanks a lot, madam. You mentioned that it's our contribution to environment. मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट के लिए. इट्स नाउ आवर पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नाउ आवर प्रेजेंट एंड इट्स नाउ आवर फ्यूचर. एंड खास तौर पे बिकॉज अगर ऑलमोस्ट 150 और वट एवर विद द फिगर, जितने भी लोग हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, ये एक एक प्रोफेसर, एक एक एकेडमिशियन, एक एक हमारे एकेडमिक गुरु जो हमारे साथ में है अभी, ये सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि इनके साथ में 2-2 हजार 3-3 हजार स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड स्टाफ इनके साथ में अटैच है. तो बहुत बड़ा मास और बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है. तो हम स्टार्ट करते हैं. मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना और मेरे पास में टाइम बहुत कम है. सो इट्स रियली अ वेकअप कॉल and it's not a time to talk, it's really time to act immediately and immediately. Sustainable development goal action taken number 13. अभी हमको काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नेचर जो है, टाइम जो है, इट्स रियली रनिंग आउट एंड सभी चीज़ें इमरजेंसी मोड में आ गई है. ये हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इरिवर्सिबल टिप पे हम लोग सभी लोग खड़े हैं. पहले ऐसा हुआ करता था कुछ 15 साल 20 साल पहले कि environment is subject to a limited segment और environmentalist और some NGO एंड ऑल हम चेंज मेकर्स. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी हमको हर इंडिविजुअल को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, हम लोग होना है, और आगे हमारे लिए बहुत बड़ा काम है. एंड वी आर नाउ इन एरा ऑफ डिसरप्शन. बहुत तेजी से चेंजेस होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से सीनेरियो बदलता जा रहा है. इंडिया बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, वर्ल्ड बहुत तेजी से बदलता जा रहा है. और इसके अंदर में खासतौर पे हमारे जो एकेडमिशियन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इन सब सब्जेक्ट्स को लेके. तो अगर हम रिव्यू करेंगे, नो वी आर इन जून, बट जनवरी 25 जो था वो ग्लोबली वार्मेस्ट था अभी तक के जितना भी रिकॉर्ड है. और मैं एक बात यहाँ पे शेयर करूँ कि हम लास्ट ईयर के सारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं. हम कंटिन्यूसली हम हर साल पिछले रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, ज़्यादा डेंजर पॉइंट्स की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं. 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड अबव था ये जो जनवरी जो लास्ट गया है हमारे पास में. 24 और 25 का भी अगर हम एक पिछले जनवरी टू फरवरी टू जनवरी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी 0.73 डिग्री एवरेज में गया था. स्क्रीन पे सारे फिगर्स है कि किस तरीके से जनवरी वार्मेस्ट था, हॉटेस्ट था हमारा इन एन एवरेज ग्लोबली. और अभी एयर सरफेस टेम्परेचर जब हमने रिकॉर्ड किया था उस टाइम में, और बहुत बड़ी एक संस्था, यूरोपियन और सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं. तो रियली ये बहुत डेंजर पॉइंट है. एयर सरफेस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक्सीड होता जा रहा है. यहाँ अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो 1850 मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमारा इंडस्ट्री जो था हमने अडॉप्ट किया 1850 में. लाखों साल में, हजारों साल में जो चीजें चेंजेस नहीं हुए थे वो इमीडिएटली वो कार्बन एयर का कंटेंट 428 ppm जो अभी हम जो विटनेस कर रहे हैं वो इसी 80-50 के बाद के इरा से बढ़ा है. 90-50 के बाद से और बढ़ते गया है, लेकिन इन 5-10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ता गया है. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.75 डिग्री ऑलमोस्ट नियर टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी 25 में रहा है, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेशन है हमारे लिए. और आगे 5 सालों में यहाँ ये साबित कर देता है, ये 25 to 29 आने वाले 5 सालों में ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा. जिसके लिए हमने कोप में कई सारे कंट्री के हेड जमा हुए थे हमारे 95 में, और वहाँ से फिर हमने जर्मनी में, बॉन में और कई जगह पे किया. और अभी लास्ट में फिर अगेन हम नवंबर में भी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 करने वाले हम जर्मनी में, बेलम में, ब्राजील में, सॉरी जर्मनी में नहीं ब्राजील में करने वाले. बट ऑलरेडी ये फिगर हमको इंडिकेट करता है कि 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा अबव एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ने वाला है. उसी तरीके से जो हमारा आर्कटिक है, एंटार्क्टिका है, वहाँ का जो सी है वो मेल्ट बहुत तेजी से होता जा रहा है. और इस बार
बिलो एवरेज लेवल चला गया है, जो कि लास्ट ईयर के 2-3 सालों के कंपैरिजन में आर्कटिक अलग है, एंटार्कटिक अलग है, बट वहाँ पे भी मोर और लेस 5 to 6% एवरेज में हमारा जो सी लेवल है, जो एक्यूमुलेशन होता है, जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्थ के टेम्परेचर को कम करता है, वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर में लार्जेस्ट वो हुआ एक्सटेंड हुआ है सरफेस, मीन्स सी लेवल दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है, फाइल दिख रही है, बट आइस लेवल रिड्यूस होता गया है। मार्च 22 से अगर आप देखेंगे तो येलो लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो येलो लाइन श्रिंक होते जा रही है, अंदर 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 कम 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 एरिया होता जा रहा है। और ये यही लीड करता है, यही आगे हम देखेंगे कि कैसे पर सेकंड कितने हजार टन मेल्ट होता जा रहा है, एंड वही सी लेवल को, सी सरफेस को बढ़ाता जा रहा है। तो ये अगेन एक डेंजर साइन है, जो अभी जनवरी में फिर हमने फिर इसको विटनेस किया है। जनवरी 26 तक के, और पता नहीं क्या होगा। हमको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एयर सरफेस कैसा चल रहा है, ग्राउंड कैसे चल रहा है, सी लेवल किस तरीके से चल रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। 24 में भी, ये तो 25 का था, लेकिन 24 में भी ये सारी चीजें हमने विटनेस की है। अनफॉर्चुनेटली समाज, सरकार और बाजार तीनों भी इस बात से बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे इन चीजों को। 23 में भी हम देखेंगे, 24 में, 25 ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। हमने बहुत सारी जगहों पे एक्सट्रीम रेनफॉल को विटनेस किया है। एक्सट्रीम रेनफॉल मीन्स इट्स नॉट के 3 महीने तक बारिश आ रही है, कम टाइम में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रेसिपिटेशन का होना, पानी का गिरना। बट एट द सेम टाइम हमने हीट वेव बहुत ज्यादा विटनेस किया है। लास्ट ईयर हमने 30 डेज एक्स्ट्रा विटनेस किए हैं इन अ ईयर, इन अ कैलेंडर ऑफ 365 डेज। नॉर्मल हीट वेव के साथ में 30 डेज हमारे एड ऑन हो गए हैं। उसके अलावा हमने वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा देखे हैं, बहुत ज्यादा देखे हैं। उसके अलावा टाइफून हमने बहुत ज्यादा देखे हैं। उसके बाद में हमने हीट वेव तो देखा, हुरिकेन्स बहुत ज्यादा विटनेस किए हैं। और उसके अलावा ड्रॉप जो है, सूखा जो है कई जगहों पे, वो हमने बहुत ज्यादा विटनेस किया है। ग्लोबली 24 में भी ये बहुत ज्यादा हुआ था, 25 के एंड तक की ये सारी चीजें फिर हम दोबारा करेंगे ऐसा लग रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आप कहीं पे भी चले जाइए। पहले ऐसा होता था कि चलो कम प्लेसेस पे हिल स्टेशन है, इट में भी कूल हो सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। कहीं पे भी फ्लड, कहीं पे भी अचानक बारिश, कहीं पे भी अचानक टेम्परेचर का राइज, और ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और ये मैं नहीं, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ये पूरे डाटा अवेलेबल है किस तरीके से चेंजेस होते जा रहे हैं। सॉइल सरफेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। अभी इस बार हमने चूंकि इस बार का हमारा मई भी हमारा ठंडा गया है, अभी बारिश हम लोग विटनेस कर रहे हैं। 75 ईयर में दोबारा बारिश 19-20 दिन पहले आ गई है, मानसून पहले आ गया है। रीजन आपको कुछ भी बताया जा रहा होगा कि हवा का दबाव का पट्टा तैयार हो गया और प्रेशर तैयार हो गया और ये तैयार हो गया, बट उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का है, सी सरफेस के गर्म होने का है। और कई प्रेशर जो तैयार होता है, वो प्रेशर का बिल्टअप होने के पीछे का जो बैकग्राउंड में जो रीजन है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है। हमने उसके पहले 24 में, 23 में हमने जब समर विटनेस किया था, हीट वेव विटनेस किया था, तब हमने देखा था कि दिल्ली 52 जा चुका था, चुरू 52 जा चुका था, नागपुर 50 हो चुका था। एक समय ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ पर्टिकुलर सिटीज, कुछ पर्टिकुलर जोन हॉट जोन हुआ करते थे। महाराष्ट्र में पूना वाले बोलते थे कि विदर्भ में बहुत ज्यादा गर्मी है, गढ़चिरौली और नागपुर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ ऐसा है वैसा है। बट अभी सभी जगह पे कॉमन हो गया है, इवन उत्तराखंड गर्म है। ये साल का क्लाइमेट चेंज के कारण प्री मानसून को अगर हम छोड़ दें तो 22, 23, 24 में बहुत ज़्यादा हॉट सिटीज हमने विटनेस की है। और ये सारी चीज़ें हमको बार बार इंडिकेट कर रही है कि जो रिस्क हम बात किया करते थे, वो रियलिटी बनती जा रही है। 2020 से और उसके पहले से 2015 से हम लोग 2016 से जो डिस्कस करते थे कि ऐसा हो सकता है,
रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर आ सकता है, हीट वेव आ सकती है, जंगल में आग लगने की घटनाएं लास्ट टू लास्ट ईयर उत्तराखंड में एक हफ्ते के अंदर में 1500 बार घटनाएं घटी थी, जहाँ पे गंगा जमुना निकलती है, जहाँ पे बहुत ठंडा प्लेस है, हमारा कुमायूं हो या उत्तराखंड हो या गढ़वाल हो, वहाँ सारी वाइल्ड फायर की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई है। सो ये सारी चीज़ें एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन होती जा रही है। अगर पुराने भी रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे, सो ये सब कंटिन्यूसली होता जा रहा है, और इसके रिपरकेशन में न्यू एबनॉर्मल डेवलप होता जा रहा है, और वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर में, हमारी खेती के ऊपर में, हमारे फूड पर और हमारी सब चीज़ों पे वो अफेक्ट कर रही है। सो हमारा आज का सेशन तीन चार चीज़ें प्रोमिनेंटली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सिचुएशन अभी अराइज हुई है, क्या है, हम लोग जानते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत गर्म हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, बट वो एक्चुअल में कितनी हो रही है, क्या हो रही है, उसके ऊपर से किन चीज़ों पे क्या परिणाम हो रहा है वो हमको जानना जरूरी है। हमारी ज़रूरतें क्या है वो जानना जरूरी है। एंड ये थ्रेट्स जितनी भी है, इनको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर में भी हम हमारे बच्चों को क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम अभी तक के हम जॉब ओरिएंटेड और उसी माइंडसेट से हमारा काम चलता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। कैरिकुलम भी ऐसा होता है कि उसमें हम ये डिग्री लेने के बाद में हम जॉब करेंगे, बट अभी वो जॉब नहीं है, उतने जॉब अवेलेबल भी नहीं है। एंड मार्केट और इंडस्ट्री बोलती है कि मुझे जो चाहिए वो ग्रेजुएट का है, और ग्रेजुएट पूछता है कि मुझे जो चाहिए वो इंडस्ट्री या वो डिपार्टमेंट या वो गवर्नमेंट के वैकेंसीज कहाँ है। तो अभी तीसरा रास्ता निकालने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई है कि वो स्किल सेट जिनके पास में रहना चाहिए, वो एडिशनल नॉलेज उनके पास में रहना चाहिए, और आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस को निपटने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स के आंसर दे के परसेंटेज लाना एक डिफरेंट चीज़ है, और उसके बाद में लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस को निपट के उसके सॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट का बहुत बड़ा हम आगे देखेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सिटीज में है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का चैलेंज हमारे सिटीज में है। हमारे पास में अगर टेम्परेचर अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या है, इन सब चीज़ों का हमको अभी सोल्यूशन, इसको कन्वर्जन, इन जितने भी थ्रेड्स हैं इनको अपॉर्चुनिटी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला पार्ट रहेगा। हम सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम और डर एंड थ्रेट नहीं डिस्कस करेंगे, वो सिचुएशन हम पे अफेक्ट कैसे करेगी, एंड उसका हमको एज ए एकेडमिशियन, एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूशन हमको क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम उस पॉइंट पर आके बैठ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हम विटनेस कर चुके हैं। मैं फिर एक छोटा सा समरी एक बार और आपको याद दिला दूं कि 23, 22, 24, 25 में ये सब चीज़ें, और अब अभी अभी भी हम करेंगे, भगवान ना करे, बट अभी फिर अगेन जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड जून, जून इटसेल्फ, इसके अंदर में भी हम कई जगह पे लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिजलियाँ बहुत सारी गिरेंगी, साइक्लोन्स आएंगे, क्लाउड बस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्लाउड बस्टिंग में मराठी में हम बोलते हैं ढगफुटी झाली, एक जगह पे बादलों का फटना, बादल फटके, क्लाउड बस्टिंग की चीजें, और फिर कोल्ड वेव, हीट वेव, ये सारी, एंड लैंडस्लाइड, बहुत ही अभी परसों हमारे कई जवान शहीद हो गए मेघालय में, पूरा का पूरा सेंटर लैंडस्लाइड में चले गया। और नॉर्थ स्पेशली हिमालयन जो बेल्ट है, तराई का जो बेल्ट है, हिमाचल जो है, हिमाचल में तो कई हजार घर क्रैक हो चुके हैं। लैंडस्लाइड भी एक बहुत बड़ा अभी खतरा बन गया है, और वो लैंडस्लाइड का डायरेक्ट कनेक्शन अगेन कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से है। वाटर लेवल नीचे 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 जाता जा रहा है। हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, हम बात करते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़े, हम बात करते हैं कितने कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की, बट जो मेजर उसके अंदर में पोर्शन है, इट में बी इंडस्ट्री, इट में बी सर्विस, और इट में बी एग्रीकल्चर, उनको पानी जरूर लगने वाला है, बाकी भी चीजें लगने वाली है, बट एनर्जी के लिए पानी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पानी लगेगा, और इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर के कारण जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी सॉइल की, वो डिप्लेशन होता जा रहा है। जब सॉइल सरफेस 68 to 70 डिग्री जब बढ़ जाता है, सो नेचुरली वो सरफेस के ऊपर में हॉट होने के कारण वाटर लेवल नीचे 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 होता जाता है और कम कम होते जाता है। तो ये बहुत
इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं इनके, जिसका हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बड़ा अजीब है हमारा सिस्टम कि हम ये 4 महीने ये वाली चीज़ें विटनेस करेंगे अभी। पानी भर गया भर गया भर गया भर गया भर गया चारों तरफ, हम डूब गए डूब गए डूब गए, हेलीकॉप्टर पहुंच गया, राहत सामग्री गिराई गई, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड अगेन 2 4 5 महीने हम नॉर्मल रहेंगे, और फिर उसके बाद में पानी नहीं है पानी नहीं है पानी नहीं है, टैंकर भेजना पड़ता है, रेलवे से पानी लातूर में लाना पड़ा। ये सारा सिचुएशन हम देखेंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते, इनका ग्रेविटी, इसकी सीरियसनेस नहीं समझते हैं। क्योंकि नहीं समझने का जो रीज़न है वो ये है कि हम उस डायरेक्शन में उन चीज़ों को प्रिवेंटिव मेजर्स के फॉर्म में नहीं लेते हैं, हम हमारे कैरिकुलम का पार्ट नहीं बनाते, हम हमारे सर्विसेज का, हमारे बिजनेस का और स्किल सेट का उसको पार्ट नहीं बनाते। तो इस सेशन में यही सब करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज हम मूक दर्शक बन के, साइलेंट ऑब्जर्वर बन के इस तरीके के सारे नुकसान को हम विटनेस करते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा, क्रॉप कम होते जाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम होते जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। बट मैं, अगर मेरे पास में अगर 400 500 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट हैं, तो मैं माइंडसेट बना सकता हूँ उनको, मैं उनको अवेयर कर सकता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम मेरी जो ड्यूटीज हैं, मेरे पास में अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, ड्राइंग पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, उसके साथ में मुझे आने वाले ये जो चैलेंजेस है और ये जो आज की सिचुएशन है, इसके बारे में उसको अवेयर करना, खुद को, मेरी फैमिली, मेरे सोसाइटी को अवेयर करना इन चीज़ों के बारे में, और उसके ऊपर में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके उस थ्रेड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा, एज बीइंग ए एकेडमिशियन या बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रोफेसर पैटर्निटी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये सारी चीज़ें हो रही है। मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि मिनिमम मिनिमम 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर हर साल कम होता जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड बनते जा रहा है, आइस बहुत तेजी से मेल्ट होता जा रहा है। इस समय, जिस समय हम बात करेंगे, हमारा जब सेशन खत्म होगा तब तक के हर सेकंड में मिनिमम 25,000 टन एक सेकंड में आइस मेल्ट हो चुका होगा। कम से कम 10 ओलंपिक साइज के हम पुल बना चुके होंगे। और कहीं ना कहीं हमारा बांग्लादेश और आजू बाजू में बॉम्बे और गुजरात, इस तरफ सब तरफ ये सी लेवल बढ़ चुका होगा। न्यूजीलैंड में बाकायदा मिनिस्ट्री बन चुकी है इसकी, और कई छोटे छोटे वो खत्म हो चुके हैं, आइसलैंड दब चुके हैं इसके अंदर। ये क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों हो रहा है? क्योंकि होता ये था कि बारिश क्यों आ गई अभी अचानक, ये अचानक लास्ट 2 साल पहले अप्रैल में क्यों बारिश आ गई थी, और ओले गिर गए तो ठंडा क्यों हो गया था? और जिस समय बारिश आनी चाहिए जून जुलाई में, वो नहीं आती है। फिर दिसंबर में बहुत ज्यादा बारिश आ गई है, जिस समय दिसंबर में सूखा रहना चाहिए था, प्लीजेंट एटमोस्फेयर रहना चाहिए था। क्योंकि एक सिस्टम था नेचर का, वेस्टर्ली हवा का दबाव हमारी कंट्री की तरफ में आता था। अगर मैं भारत की बात करूं, तो वो जब पानी के साथ में हवाएं आती थी, भाप जब आती थी, तो हिमालय उसको रोकता था, और यहाँ पे बारिश होती थी, या इधर से कोकन की तरफ से, केरल की तरफ से, या बंगाल की खाड़ी से वो चीजें आती थी, और हमारे पहाड़ उनको रोकते थे और बारिश होती थी। बट अभी क्योंकि लैंड का सरफेस भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, सॉइल सरफेस भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, उसी के साथ में एट द सेम टाइम सी सरफेस, जो कि हमारा मेजॉरिटी हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है सी ने, सी सरफेस का 80% जो सरफेस है वो हीट वेव में आ चुका है। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। हीट वेव में आने के चक्कर में जो हवाएं हैं, वो हवा का एक सिस्टम है, निर्माता ने, निसर्ग ने बनाया है, कि जहाँ पे गर्म हवा हो जाती है वो ऊपर चले जाती है, और नीचे के एरिया में ठंडी हवा अपने आप को शिफ्ट कर लेती है, प्रेशर बिल्टअप होता है, और यही कैरी करता है आगे बारिश को और बाकी चीज़ों को। और इसी से हमारे पास में सीजन होते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश, जो भी है। बट आप देखेंगे यहाँ पे वो सारी हवाएं कंफ्यूज हो गई है। हर जगह हीट है, हर जगह हीट है, तो जाना किधर है? और इसी के चलते जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा समर होना चाहिए, उस समय हमारे पास में पानी आ जा रहा है, और जहाँ पे कोल्ड विंटर होना चाहिए, वहाँ पे उस समय कुछ और चीज़ें होती जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक और डेंजर सिचुएशन है। सी सरफेस को भी हमने बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, हम कर चुके हैं। और अंदर वालों का तो, इनका तो कोई दोष ही नहीं है। कई सारे ऐसे क्रिएचर, कई सारे ऐसे प्राणी जो हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बनाए गए हैं, इनकी अपनी ड्यूटी है। ये भी अपने अपने ब्रीडिंग ग्राउंड लॉस कर रहे हैं। ऊपर से हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन
इनको डिस्टर्ब कर रहा है। एक एक लाख टर्टल हर साल मर रहे हैं नाक में सिर्फ स्ट्रॉ जाने के कारण। और भी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो रही है। 24 जो बड़ी मछलियों की प्रजाति थी उसमें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 प्रजाति खत्म हो चुकी है। इंस्टिंक्ट होती जा रही है कई सारी वैरायटी, जो हम समझ नहीं रहे आगे हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। और ये हेलस्टॉर्म और ये सब तो हमारा वेट कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम भारत की बात अगर करें तो ये जो हिमालय का जो रीजन है जिसको हम हिंदू कुश बोलते हैं, ये हम सोचते हैं कि हिमालय सिर्फ हमारा है, बट हिमालय प्रहरी है, हमारा हमारा रक्षक तो है ये। पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, बट एट द सेम टाइम ये पूरे के पूरा प्लैनेट का ये वाटर स्टोरेज टैंक है। ये पल्स है। यहाँ पे प्लैनेट की मोर देन 1/5 पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर टू 1/4 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी इलाके में रहती है। हम भारत को भी हिमालय सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को भी पानी मिलता है, अफगानिस्तान को मिलता है, नेपाल को मिलता है, बांग्लादेश को मिलता है, भूटान को मिलता है, बर्मा को मिलता है। और यहाँ से जो बड़ी बड़ी जो 20 नदियां हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाके पूरे इलाके की पानी की और एग्रीकल्चर की सारी जरूरतों को पूरा करता है। बट जिस तरीके से हमने देखा कि आर्कटिक के अंदर में मेल्ट हो रहा है आइस, एक सेकंड में 25 से 30 हजार टन, उसी तरह यहाँ पे भी ग्लेशियर जो है वो ऑलरेडी मेल्ट होना चालू हो चुके हैं। चमोली की घटना हमारे पास में, हम भूल जाते हैं घटनाएं, बहुत शॉर्ट मेमोरी हमारी। चमोली थोड़ी देर दिनों पहले हुआ था जहाँ पे हजारों लोग हुए थे, हताहत हो गए थे। उसके बाद में कई सारे हमारे जोशीमठ साइड में धार्मिक स्थलों पे भी नुकसान हुआ था। अभी वो ग्लेशियर वाटर बम बन चुके हैं। 700 ग्लेशियर जो पानी, जिनसे धीरे 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 लूज होते जा रहे हैं, पानी बनता जा रहा है। इवन गंगा का जो उद्गम है, गोमुख जो है, वो शिफ्ट हो चुका है आगे की तरफ। और धीरे 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 ये नदियां उसके कारण ये बड़े बड़े बाढ़ आना, उनका पानी का बहुत तेजी से आना, और फ्लड होने के बाद में धीरे धीरे ये एरिया सूखता जाएगा। ये जो बड़ी नदियां जिनका आज हम नाम ले रहे हैं, भगवान ना करे लेकिन उस परिस्थिति की तरफ हम जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो कम होने वाली है, वो सूखती जाने वाली है। ब्रह्मपुत्र हो चाहे और भी जो नदियां हो वो सूख रही है, सूखेगी। पहले पानी है ग्लेशियर से बहुत ज्यादा आएगा और सूखेगी। और जब पानी नहीं रहेगा, सूखेगी, तो ये जो हमारा जो नॉर्थ है, यूपी है, बिहार है और बाकी चीजें, और उधर है जो सबसे गरीब भी है, ये लोग वर्ल्ड में सबसे गरीब पॉपुलेशन है और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है। इसको माइग्रेट होना पड़ेगा, इसको आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो हम एग्रीकल्चर क्रॉप क्या उगा पाएंगे, खा क्या पाएंगे, प्रोडक्शन क्या कर पाएंगे। और ये माइग्रेशन फिर एक नया जियो पॉलिटिकल एक सिचुएशन को पैदा करता है और नए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ये सारी चीजें प्रोसेस में लग गई है, ये सब होना शुरू हो गया है, लेकिन हम इनसे अनजान है और इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम इनके सॉल्यूशंस के ऊपर में काम नहीं कर रहे हैं। सो एबिलिटी जो थी हमारी मैनेजेबल जो लेवल के ऊपर में वार्मिंग को, वो हमारे हाथों से निकलते जा रही है और धीरे 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 हम एक बड़े टेम्परेचर की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये विशियस साइकिल है। ये हर साल हम देख रहे हैं, गर्मी हम देख रहे हैं, तूफान देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मैं सभी रिस्पेक्टेड गुरुजनों से पूछना चाहता हूँ कि सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसको ब्लेम करना चाहिए, क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये सब? सर थोड़ा अगेन रिपीट करोगे प्लीज। हाँ, ये जो विशियस साइकिल है, ये हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, सभी लोग हम जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये इस तरीके से हो रहा है, बड़े बड़े फ्लड आ रहे हैं, बाद में सूखा भी हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इन शॉर्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड GHG, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है। तो कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्यों हो रहा है ये? सर But it is इन्वायरमेंट agreed of the अनबैलेंस, human being. इन्वायरमेंट अनबैलेंस सर, उसके लिए हम जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है सर हम? सर हमने पेड़ों की कटाई कर दी पूरे सर, उससे सर ओके, इन्वायरमेंट सर अनबैलेंस हो गया सर। ओके, और उसके प्लांटेशन कारण हमने सर कम किया, कट किया, ऐसे इसलिए हो रहा है। हजारों समस्या है सर, उसके अपन उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ओके समस्या सर, सर उसके निर्माण हुआ है सर। राइट राइट सर। और हेलो कोई और सर? यस सर। हेलो सर जी, सर डेवलपमेंट बता सर, सकते हैं कि डेवलपमेंट जो हो रहा है अभी, तो लोग डेवलपमेंट,
हाँ डेवलपमेंट, लोग ऐसा हो गया है कि यू मीन टू डेवलप से यू मीन टू से होने के डिस्ट्रक्टिव कारण, डेवलपमेंट। हाँ तो जो नेचुरल जो है सर सब नष्ट हो रहा है ना। ओके, मीन्स हाँ तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर, जैसे कि यस। कई समझो कुछ एरिया है 10 साल पहले वहां पे बहुत ग्रीन ग्रीन होता हुआ करता था, अब वहाँ सब डेवलपमेंट हो गया तो फिर सभी रास्ते हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए। ओके, अगेन यू मीन टू से प्लांट्स का कटना और वहां पे हाँ कंक्रीट प्लांट चढ़ना। कटना, बराबर। यस, सर हम प्लास्टिक बहुत वापर कर रहे हैं सर, प्लास्टिक ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अपने घर का जो भी गंद है उसको सर जाके बहा देते हैं नदियों और उसके अंदर जाके अपने जो भी मैडम थोड़ा सा जोर से, थोड़ा साउंड थोड़ा सा बढ़ा के। हाँ जी हाँ जी सर। सर जो भी अपने घर का कूड़ा करकट है जाके हम सारा फेंक देते हैं नदियों के अंदर, नालों के अंदर, और फिर वो जाके वहाँ चौक होता है, उसको उसको जो वहाँ के वो है जीव जंतु है जो पानी में रहते हैं वो उसको खा रहे हैं और उससे हम सबको नुकसान हो रहा है सर। हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सब हमारा खराब हो रहा है। ओके, मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट का फेल्योर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हाँ जी सर, हाँ जी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलायझेशन जी, और वाहनांचा अतिवापर पण आहे सर. एग्जैक्टली व्हीकल्स का एक्सेस यूज करना, मीन्स कार्बन, मीन्स उसके अंदर से धुआं निकलना। There is no Right. sustainable development, sir. We want development, but it should be sustainable development. यस, मीन्स डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स अगेन अगेन कॉन्क्रीटाइजेशन, सीमेंट ज्यादा हो रहा है, प्लांट्स कम हो रहे हैं। इनडायरेक्टली आपका मैसेज वो दे आ रहा है। और So कुछ no, और रीजन है? so no matter how many reasons we give, at the end of the day, the answer is human greed only. At the expense मैडम of others. काइंडली मेक इट लाउड, वो आवाज समझ में नहीं आ रहा, आवाज बहुत कम आ रहा है। Sir, can you hear me now? हाँ, या प्लीज। Yes, sir. I'm saying that all the reasons that have been given so far are absolutely correct. But at the end of the day, the answer lies in human greed only. Humans are always trying to do everything for themselves at the expense of others. That's why we are at this situation, sir. करेक्ट। हेलो यस सर। मैडम। हेलो जी, सर। हाँ सर। जनसंख्या विस्फोट एंड लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ। सर पॉपुलेशन यस, लाइफस्टाइल। जो जनसंख्या जो हमारी है अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है सर। मोर पॉपुलेशन। यस सर। सर ह्यूमन Okay. इंटरैक्शन इन नेचुरल हैबिटेट लाइक फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट में ह्यूमन का इंटरैक्शन, डिफॉरेस्टेशन, जो नेचुरल हैबिटेट्स है एनिमल्स के उनको टोटली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और बहुत सारे रीजन है, एक नहीं कह सकते हम, बहुत सारे रीजन है कि जिस वजह से ये क्लाइमेट चेंज जैसी की चीजें हो रही है। यस, ग्रीन हाउस गैस भी एक बहुत बड़ा कारण है सर. नहीं वो तो रिजल्ट है, वो तो रिजल्ट है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वो ग्रीन हाउस गैसेस का फॉर्मेशन रिजल्ट है, बट वो रिजल्ट किस कारण हो रहा है ये सारी चीजें अभी डिस्कस हो रही है। कॉजेस क्या है उसके, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज अल्टीमेट रिजल्ट है, वो एंड है, प्रोडक्ट है वो हमारा, बट उसका प्रोसेस ये है जो अभी आपने बताया सबने। हेलो और कुछ बताना सर। चाहेंगे? जी हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि देशों में सर स्पर्धा चल रही है, जैसे कि अमेरिका जैसे बनना चाहता है, बराबर। जी सर। तो अमेरिका जैसे बनना चाहता है मतलब क्या, तो फिर इन्वायरमेंट का नुकसान करेंगे क्या? तो वो जो स्पर्धाएं हो रही है सर, जैसे कि देश देश में स्पर्धाएं हो रही है, गांव गांव में हो रही है, लोगों में स्पर्धा हो रही है, ये बहुत बड़ा कारण है सर इसी के लिए। करेक्ट। तो स्पर्धा कंपटीशन जो हो रहा है सर, वो अगर नहीं रुकेगा तो शायद मुझे लगता है कि विनाश की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल सही सर। मीन्स यू मीन टू से कॉपी पेस्ट कल्चर में हम लोग जा रहे हैं, हम उनकी कॉपी करना चाह रहे हैं। कॉपी करना, बिल्कुल। यस सर। एनी अदर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, टीचर? एयर पोल्यूशन, रिसोर्सेज डिप्लीशन सर। हाँ? रिसोर्सेज सर अवेयरनेस भी। हेलो हेलो, हाँ प्लीज बोलिए मैडम। सर, अवेयरनेस
करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत लोगों में जरूरी, ये बहुत कम है। सोल्यूशन हो गया। यस। यस यस यस। सो हाँ, क्योंकि अभी हम गांव में आए हैं कुछ दिनों के लिए, तो लोग पानी का नल ऐसे ही छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते छोड़ हैं। देते। अगर बोला तो फिर Yes, सामने वाला वैसे वेस्ट कर रहा है तो वो भी करेगा। तो इसके लिए कुछ अगर पॉलिसीज बनाई जाए तो बेटर रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जी मैम। हाँ जी सर, हेलो। या हाँ सर, मेरा एक ये अभी जैसे जा पेड़ काटे जा रहे हैं, जैसे हैदराबाद में भी ये 400 एकड़ जो जमीन थी उसमें पेड़ यस। काफी कटे गए, तो हाँ। इसके साथ नुकसान नहीं सर। यस। तो इसके ऊपर सर मैं एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता हूँ, जी। पेंटिंग बनाता हूँ और एक मैसेज देता हूँ, मतलब कि हमारे सारे पर्यावरण को मैसेज देता हूँ सर। समाज को मैसेज देता हूँ भी हमें एक गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, नदियों में नहीं, पानी में नहीं, जो प्लास्टिक नहीं फैलानी चाहिए। या तो ऐसा काम करता हूँ सर। करेक्ट। थैंक यू सर। तो थैंक्स अलॉट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट्स एंड रियली अप्रिशिएबल। क्या है, हमारा टू वे चल रहा है सेशन, सभी लोग इन्वॉल्व है। बट जितना भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने जो भी बोला, उसमें मेजॉरिटी जो था, जैसा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, प्लांटेशन कम करने के कारण, डेवलपमेंट जो हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, उसके कारण अगेन अगेन एयर क्वालिटी कम हो रही है, प्लास्टिक बोला, वेस्ट मैनेजमेंट का फेल्यूर बताया है, उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होना बताया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स अगेन एयर पॉल्यूशन बताया है, लाइफस्टाइल भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी बोलिए। हाँ। सो और कॉपी पेस्ट कल्चर भी बताया, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बताई। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर प्लीज? नहीं ना? ओके। तो ये सारी चीजों में मेजॉरिटी जो आपका जो ब्लेम था, आपका जो पॉइंटिंग आउट था, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ब्लेम एयर पॉल्यूशन के ऊपर में था। और जब भी बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर हमारे लाइफ के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए, कि हम जब भी बात करते पॉल्यूशन की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, टेम्परेचर राइज की, तो इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक विलन आ जाता है, एंड दैट विलन इज CO2। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण हो रहा है। आपने बोला प्लांटेशन कट हो रहा है, प्लांट्स कट हो रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। आपने बोला डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्क्रीटाइजेशन का, मीन्स हवा के अंदर अगेन एयर ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कुछ लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी ने पॉइंट आउट किया है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली राइज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम समझते हैं कि ये एक मेजर कंसर्न है, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, ऐसा हमारा माइंडसेट बना है। मैं आपको बहुत ही पोलाइटली और हम्बली सबमिट करना चाहता हूं कि ओके, CO2 का लेवल का बढ़ना इंपॉर्टेंट गलत है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट चूंकि हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मे बी 650 करोड़, और जो भी है ग्लोबल पॉपुलेशन, एंड इंडिया 145 करोड़, हमको जो बनाया है निर्माता ने, हमको CO2 ऑक्सीजन हम अंदर इनहेल करते हैं एंड CO2 हम एग्जॉस्ट करते हैं। तो वो निर्माता का रचना, सर्वोत्कृष्ट रचना है ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इन एंटायर यूनिवर्स। सबसे अच्छा रचना को वो ऐसे कैसे गलत बनाएगा कि हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस का वो बनेगा। जब सवेरे हमने ब्रेकफास्ट किया, हम आज दोपहर में लंच करेंगे या जो भी कपड़ा पहनेंगे, उसके लिए कार्बन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बगैर वो उगेगा नहीं, पकेगा नहीं। एंड यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से वो करूँ सर के CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज होना एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में गलत है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, GHG इफेक्ट, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो GHG इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का वन टाइम है ओनली। अगर 1 लीटर कार्बन है एयर में तो 1 लीटर ही अफेक्ट करेगा वो, बट एक्चुअल जो विलन है वो है
ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के अदर ह्यूमन इंड्यूस्ड इमिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ देम, बट लीस्ट नुकसान पहुंचाने वाला है। वाटर वेपर है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड CFCs है और अदर पॉइजनस गैसेस है। अभी हमने बहुत अच्छी बात में आपने बताई कि अमेरिका की हम कॉपी करना चाहते हैं। हम भारत की चीजों को और हमारी संस्कृति को हमने छोड़ दिया है, हमारे ट्रेडिशंस को हमने छोड़ दिया है। अभी ये कैसे दूसरे गैस इफेक्ट करते हैं मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं कि हम जो खाना खा के रोज फेंक रहे हैं, मैं जिस सिटी में रहता हूं नागपुर, हमारा सॉलिड वेस्ट जो टोटल निकलता है वो 1200 मेट्रिक टन पर डे निकलता है। यहाँ पे 450 फंक्शन हॉल और सेलिब्रेशन हॉल, मंगल कार्यालय, वट एवर इट में भी, वो है जहाँ से खाना फेंका जाता है। हमारे यहाँ पे खाना बनने के पहले जो कटिंग्स होती है दैट इज किचन वेस्ट, सब्जी भाजी का जो कटिंग्स है दैट इज किचन वेस्ट। बाद में हम खाना बनाते हैं और खाना जो फेंकते हैं दैट इज फूड वेस्ट। क्योंकि अभी तो ये है कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आप ऑर्डर दो, ब्लिंकिट में तो आप ऑर्डर दो, अलमारी से पैसा निकालो, तब तक वो हाजिर हो जाता है, ये आपका ऑर्डर आ गया है करके। अभी इतना इजी हो गया है। एक रेस्टोरेंट में मैंने पढ़ा था कि थैंक्स टू दैट हाउसवाइफ जिनको खाना बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारा होटल बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम खाना बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, हम किचन वेस्ट, फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। और मेरे नागपुर सिटी का 60%, 57-60% बायोडिग्रेडेबल है। हमारा ग्रीन लीव्स है, हमारा कचरा है, पत्ते झाड़ों का गिरना है, एंड ये किचन एंड फूड वेस्ट है, वो जाके सड़ता हुआ हम लैंडफिल में जमा होता है। यही हाल हर सिटी का है। हमने ओपन डिफेक्शन के ऊपर में कंट्रोल किया है, खुले में लैट्रिन शौच के लिए हमारे लोग अभी कम जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमने हमारे सिटीज में, हमारे प्रीमाइसेस में हमने बहुत ज्यादा बड़े बड़े लैंडफिल बना दिए, हीप के हीप कचरे के ढेर लग रहे हैं। सॉलिड एंड वाटर वेस्ट टोटल फेल्यूर है और वो सड़ता है। और वो जब सड़ता है तो उसके अंदर में से मीथेन निकलती है। और मैं आपको बताऊं कि मीथेन, अगर 1 लीटर मीथेन रिलीज अगर हो रही है तो 47 टाइम्स इट इज डेंजरस देन CO2। CO2 अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर इफेक्ट करेगा, बट मीथेन जो कि मेरे फूड वेस्ट एंड मेरे बायोलॉजिकल चीजों को जिनको मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ उसके कारण हुआ, तो 47% है। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने पूरा 50-60 साल पहले हमारी 2 गैया 2 बैल पूरे 20 एकड़ जमीन को तो बहुत अच्छे तरीके से फर्टाइल रखते थे। सुजलम सुफलम हमारा देश था और सोने की चिड़िया थी। हमने अंग्रेजों के बोलने के ऊपर में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हमने यूज करना शुरू कर दिया। हमारी कारों में से और हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में से नाइट्रस ऑक्साइड जो निकल रहा है, 1 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है वो 250 टाइम्स डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड है। और उससे भी ज्यादा बढ़ के मेरी जो लाइफस्टाइल है, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। हर चीज हमको अभी मॉल्स की चाहिए। एक मॉल में कम से कम 450 लाइट लगे होते हैं, पूरा एयर कंडीशन होता है। और उस मॉल के अंदर में हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो बोलता है कि वी आर कॉशियस एंड इको फ्रेंडली, आपको बिल की सॉफ्ट कॉपी मोबाइल के ऊपर में आ जाएगी। तो एक पेपर नहीं निकालता प्रिंट आउट, बट बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो CO2 बहुत ज्यादा रिलीज करता है। हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारा जो लॉजिस्टिक है, हमको जिस देश के अंदर में जलेबी है, पेड़ा है, मिठाई है, बासुंदी है, बर्फी है, और पता नहीं कितनी, हर एरिया में आप 30 किलोमीटर ट्रैवल करो तो एक नई मिठाई, बंगाल की मिठाई अलग मिलती है, साउथ में अलग मिलती है, नॉर्थ में अलग मिलती है, गुजराती मिठाइयाँ अलग होती है। उसके बावजूद हमको बोला जाता है कि ये एक बार खाओ, ये वो बार है जिसको एक बहुत बड़ा हीरो आइकन हमको बोलता है कि चलो कुछ मीठा हो जाए। जिस देश के अंदर में सारी चीजें अवेलेबल है, और जहाँ पे लस्सी है, जहाँ पे शरबत है, जहाँ पे कहवा है, वहाँ पे हमको कुछ हीरो बताते हैं कि कुछ तूफानी हो जाए आज, और हमको फास्फोरिक एसिड टॉयलेट क्लीनर को हमको पिलाया जाता है और हम पीते हैं। हम उन चीज़ों को देखते हैं, और इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में, इन सब चीज़ों के लॉजिस्टिक में, इन सब चीज़ों के डिस्प्ले में, इन सब चीज़ों के स्टोरेज में, एंड इन सब चीज़ों के कंजम्पशन में
जो पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर पॉइजनस गैसेस, उनका जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो 12,500 टाइम्स है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 लीटर के। तो मैं खाना फेंक रहा हूँ, मैं खाना वेस्ट कर रहा हूँ। जो हमारी एक सुंदर सभ्य संस्कृति थी, हम बैठ के खाना खाते थे, पंगत होती थी, नीचे बैठ के बाकायदा आदर सत्कार के साथ में हमको खाना खिलाया जाता था। बचपन में जब हम रोटी के लिए बैठते थे तो आजी बाई हमारी दादी नानी बोलती थी कि पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी मोती की और तीसरी रोटी पिंटू या बबलू की। मीन्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता था कि बेटा तेरा नंबर तीसरे चौथे बार पे लगेगा, पहले तो तुझे डॉगी जो है घर का जो मोती है उसके लिए पहले रोटी, पहले गैया के लिए रोटी, पहले उन जानवरों के लिए उनके लिए सोचना है, और उसके बाद में चौथा नंबर तेरा है। तो हम इकोलॉजी के बारे में, सिस्टम के बारे में, हमारे सराउंडिंग के इकोसिस्टम के बारे में सोचते थे। और बैठ के पंगत में जब खाना होता था तो बड़े आदर सत्कार से बांटा दिया जाता था, और हम उतना ही लेते थे कि जितना खा सकते थे, छूटता नहीं था थाली में से, फेंकने में नहीं जाता था। लेकिन अभी हमने बफेलो सिस्टम और बफे सिस्टम को यूज किया हमने। हम खड़े रह के खाते हैं, 40-40 आइटम होते हैं, और सोचता है इंसान के क्या किया है, भर लेते हैं पूरा का पूरा, और बाद में उसमें वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने हमारा कल्चर छोड़ा, वेस्टर्नाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया। हमारे पास में रंगोली हुआ करती थी। रंगोली पहले होती थी फूलों की, पहले होती थी चावल के आटे की, हल्दी की, इन सब चीज़ों की। जो रंगोली का जो प्राइम ऑब्जेक्ट था, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, बट वो सारी जो हमारी एक एक जो यूनिट था, एक एक हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी थी, कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन में उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ में एंड इकोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए होता था। रंगोली दिन में स्वागत करती थी लोगों का, और रात में कीड़े मकोड़े उसको बढ़िया खाते थे, उनकी पार्टी चलती थी। वो भी हमने सब केमिकल कर दिया। हर चीज को हमने दूसरों के सिस्टम से अडॉप्ट करना शुरू किया, चाहे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, चाहे कपड़े पहनने की प्रैक्टिसेस हो, चाहे घर के इंटीरियर की प्रैक्टिसेस हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मीन्स घर के अंदर में अमंगल को नहीं जाने देना है, घर के अंदर में सिर्फ मंगल को जाने देना है। ये हम हमारा एक सिस्टम था, बट हमने वो भी कर दिया। और ये सब कॉपी पेस्ट कल्चर में जो हमने अडॉप्ट किया, इसको मीथेन के जरिए, नाइट्रस ऑक्साइड के जरिए, वाटर वेपर्स के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जरिए हम बहुत ज्यादा ह्यूमन इंड्यूस इमिशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं लाइफस्टाइल की हमारी, वो फसिल फ्यूल तो हम जला ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। और अब तो ये हो गया है कि हमको 3 GB खर्चा करना ही करना है डाटा, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर पूरा 3 GB नहीं खर्चा किया और मर गया तो यमराज पूछेंगे कि बेटा 25 तारीख को 2.5 GB खर्चा किया था, आधा GB क्यों नहीं किया। ऐसा डर लगता है कि हम पूरा कंप्लीट किए बिना सोते नहीं है। अर्बन स्प्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फैशन गारमेंट बिना सोचे समझे, ये दिल मांगे मोर, हम करते जा रहे हैं। ये सारा मिलके हमारा अर्बन हीट टैंक बनाता जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीथेन, NO2 और बाकी गैसेस। और ये हीप के हीप, आप कहीं पे भी चले जाओ, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यही सिचुएशन दिखाई देगी। थाउजेंड्स ऑफ मेट्रिक टन ये शहर हमारे कचरे के ढेरों में बढ़ते जा रहे हैं। तालुका लेवल पे जाओ, 2 टियर में जाओ, 3 टियर में जाओ, ये सड़ रहा है। ये पॉइजनस गैसेस की फैक्ट्री हमारे चारों तरफ घूम रही है। किसी ने कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया होगा, जहरीली चीजें खाया नहीं होगा, उसको भी कैंसर हो रहा है। कैंसर के हॉस्पिटल हमारे पास में कम होते जा रहे हैं। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर में डिफॉर्मिटीज हो रही जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में PBCT हो रही है, और बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। और ये इनका तो कोई दोष ही नहीं बेचारों का, ये तो जबरदस्ती की सजा भुगत रहे। एक एक गैया के पेट में 25-25, 30-30 किलोग्राम प्लास्टिक है। और ये कि कश्मीर घूमने आई है और कुछ दिन गुजारी है गुजरात में, और MP गजब है, महाराष्ट्र का ऐसा है, सब गलत बातें हैं। पूरा देश हमने खराब कर दिया है। हमारे जितने भी पिकनिक स्पॉट है, नदियां हैं, तालाब है, सबको कर दिया। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो किसी और के ऊपर में पड़ने वाला है। और हम आने वाली पूरी नस्लों के लिए सारी तैयारी करके जा चुके हैं। और ये लोग बेचारे जिनको तो पता ही नहीं है,
जिनके पास में कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं है, उनको समझ भी नहीं आता है कि इस बार बारिश क्यों नहीं हुई, इस बार ये वाली क्रॉप क्यों चली गई। इनका इनका कोई दोष नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आज हमको ये डिसाइड करना है कि अर्थ का कुछ करना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। एंड फॉर दैट वी नीड इन्वायरमेंटली लिटरेट पीपल इंस्टेड ऑफ सच पीपल हु बिकम लिटरेट टू ruin आवर एनवायरमेंट। अगर मैं, संस्कृत में एक बहुत सुंदर शब्द है साक्षर। साक्षर मीन्स लिटरेट। अगर मेरे पढ़ने से, मेरे नॉलेज से, मेरे डिग्री से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपोजर से, मेरे रिसोर्सेज से अगर मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ कि जिससे मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे सोसाइटी को, मेरे समाज को, मेरे देश को, अगर आने वाले भविष्य को अगर फायदा होता है, तो मैं साक्षर हूँ। लेकिन मैं पढ़ा लिखा रहने के बाद में भी अगर मेरी लाइफस्टाइल में, मेरे रिसोर्सेज से, मेरे पैसों से, मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे डिग्री, मेरे क्वालिफिकेशन से अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे फैमिली को, मेरे सोसाइटी को और मेरे समाज को और मेरे देश को, अगर मैं आने वाले फ्यूचर के लिए मैं पॉइजनस चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं साक्षर का उल्टा अगर करूँ तो राक्षस हो जाता हूँ और मैं नुकसान करता हूँ। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं, उसके से ज्यादा प्रायोरिटी से हमको इन चीजों को लोगों को बताना है और आने वाले भविष्य के लिए इनके लिए तैयार करना है। क्योंकि अगर सर सलामत है तो पगड़ी हजार है, और उनको ये सब चीजें बताना है। उनको एकेडमिक कैरिकुलम के अलावा भी बताना है कि कितने सीरियस इश्यू है। उनको ये मैसेज देना है कि धूप में निकलो और घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो और घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। किताबें तो पढ़ना ही पढ़ना है, और सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती दुनिया, सिर्फ जो दिख रहा है विजिबल सामने वो नहीं है। धूप में निकलो और घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो, और सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती दुनिया मेरे दोस्त, दिल की धड़कन को भी नजर बना के देखो। सोचो, एपैथी रखो, थोड़ा आने वाले भविष्य की फिक्र रखो, चिंता रखो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमको पता नहीं है। किस तरीके से हमारे ग्रीन कवर कम होते जा रहे हैं, किस तरीके से वाटर क्राइसिस हमारा वेट कर रहा है, किस तरीके से छोटे 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 इंटरवेंशन की जरूरत है। सबसे ज्यादा रेकलेस, सबसे ज्यादा गलत तरीके से पानी की यूजर है। जैसा भी मैडम ने बताया कि गाँव के तो नल खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा है। अभी जल जीवन मिशन आए, बहुत सारी चीजें आए। अभी ग्राउंड लेवल के बारे में हमको बहुत ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है कि हमारा लेस होता जा रहा है, लेस होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इधर कैरेक्टर गिरता जा रहा है पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ का भी, और उधर वाटर लेवल भी गिरता जा रहा है। दोनों में कंपटीशन लगाएगी, जल्दी ज्यादा नीचे से कौन गिरेगा। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 25 लाख वाटर बॉडी हमारी जा चुकी है काम से। पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो बहुत नीचे जा चुकी है। हजार फुट, 700 फुट, 800 फुट हो गया। और रिवर, जो बड़ी रिवर है, ज्यादातर पॉल्यूटेड हो चुकी है। और इधर सॉलिड वेस्ट का फेल्यूर, वाटर वेस्ट का फेल्यूर। हम 73 मिलियन लीटर डे हम तैयार कर रहे हैं और उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे। नागपुर जैसे सिटी में पूरा नाग नदी, नाग नाला बन गया, काला हो गया हर सिटी में ये। बट हमको तो आगे लगेगा ना, 5,500 लीटर पानी लगता है हमको, और आगे एग्रीकल्चर को पानी लगने वाला है। हम 2050 तक के 10 बिलियन होने वाले हैं, जो खाने में जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर को पानी लगता, वो नहीं रहेगा हमारे पास। 1 किलोग्राम राइस को उगाने के लिए 4,500 लीटर पानी लगता है। और मैं जो चेंज करता हूँ, मेरे बच्चे जो इमीडिएटली चेंज करते हैं, ये दिल मांगे मोर जो जीन्स एंड टी शर्ट, उसमें एक पेयर कॉटन का बनाने के लिए, जीन्स के लिए 6,800 लीटर पानी लगता है। एक एक ड्रॉप कीमती है। मेरे पास में समय नहीं है, ये पूरा दिन भर का सेशन होना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं होता है। तो अब वाटर पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे जितने भी कैंपसेस है, उसके अंदर में वाटर वेस्ट होना नहीं चाहिए, उसके अंदर में वाटर ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को नहीं मिलेगा। और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे इंटरवेंशन चल रहे हैं, उसके बारे में हमको एकेडमिशियन को पता नहीं होता है। हम बच्चों को बता नहीं पाते हैं कि मैपिंग शुरू है, 25 लाख किलोमीटर तक के पानी की मैपिंग शुरू है। जल शक्ति अभियान है, अटल भूजल योजना है, अमृत सरोवर मिशन है, जल जीवन मिशन है। CSR इनिशिएटिव में 12,260 करोड़ रुपए एक ही साल में खर्चा हो गया है। बहुत सारी एनजीओ इसके ऊपर में काम कर रही है। हमारा चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मा हो, बायोटेक हो, कोई भी हो, MBA हो, BBA हो, लॉ हो,
हमको ये सारी चीज़ों के साथ में हमारे बच्चों को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये समय बहुत ज़्यादा खतरनाक आ गया है और हर चीज़ को प्रिसाइजली यूज़ करना ज़रूरी है। और वो कैसे करेंगे उसका अवेयरनेस लाने के बाद में इमीडिएटली उसमें काम है, आगे मैं बताऊंगा कि उसमें बिजनेसेस कैसे कैसे हैं। इरिगेशन हो चाहे प्रिसीजन इरिगेशन, हम पैसा बचा सकते हैं, पावर बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, एंड ऑफ द डे ग्रीन हाउस गैस इमिशन बचा सकते हैं। अगर खेत में हम डायरेक्ट पानी देने के बजाय अगर ड्रिप इरिगेशन से देंगे तो बच जाएगा। तो हमारा काम वही है, हम E4S पे काम करते हैं, एनर्जी एनवायरनमेंट इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। और इवन छोटे छोटे घरों के अंदर में भी पानी अगर हम लोग अगर नल से देते तो 750 लीटर लगता है, और अगर हम ड्रिप इरिगेशन से देते तो 50-60 लीटर में पूरा गार्डन हम इरिगेट कर सकते हैं। और इसके अंदर में बिजनेस भी है, और हमको खेती में इस सिस्टम को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, हमको हर जगह अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसके बारे में बिजनेसेस है। ऑटोमेशन आ गया है अभी, मोबाइल पे बैठ के आप कर सकते हैं। नागपुर में आप आइए, मैं आपको बताता हूँ, 100 एकड़, 100 एकड़ ऑरेंज, 100 एकड़ गावा, बहुत बढ़िया तरीके से बैठ के काम हो रहा है, मिनिमम रिसोर्सेस में हो रहा है। टेक्नोलॉजी का यूज हमको बताना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहे हमने कितने भी डेवलपमेंट कर लिया, बगैर एग्रीकल्चर के हम काम नहीं कर सकते। हमारा बैठ के आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीएच सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हमको ये पॉइजनस पानी पीते रहना पड़ेगा जो हम शादी ब्याह में पी रहे हैं। तो कॉल टू एक्शन है आज हमको ये बात तय करके जाना है कि इसका अवेयरनेस लेना है, इसके अंदर सोल्यूशन के ऊपर में काम करना है, और ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा। अकेला अकेला मिलके बहुत सारे यूनिट है, टुगेदर वी कैन मेक ए मूवमेंट। और उसके अंदर में बड़ा ही छोटा 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 कंट्रीब्यूशन है। आज से अगर हमने सोच लिया कि हम इतना टाइम मोबाइल कम यूज करेंगे, हम इतना इंटरनेट कम यूज करेंगे, हम लाइट सारी चीजें बंद करके जाएंगे, मेरे ऑफिस की, मेरे घर की, हम ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी इस तरीके से रोकेंगे, बहुत छोटी 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 चीजें मैटर करती है, वो हम कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सीड बॉल अभी आप बना के बच्चों के हाथ से भेज सकते हैं। प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है तो सीड बॉल मिट्टी के बना के हजारों भेज दीजिए, वो लगता रहेगा। जंगल में कोई प्लांटेशन नहीं करता, फॉरेस्ट में। और कंज्यूमरिज्म को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल करेंगे, हम नहीं लेंगे। जरूरी नहीं है कि बेटा फेस्टिवल आया तो कपड़ा खरीदना ही है, जरूरी नहीं कि हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो उसको कपड़ा गिफ्ट देना ही जरूरी है। प्लांट दे दीजिए, कोई और चीजें दे दीजिए। और क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी सर्कुलर इकोनॉमी पे आ रहा है, रीयूज करिए। हम उसमें बिलोंग करते ईरा में कि जब हमारे पिताजी की पैंट छोटी हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो लड़का पहनता था। लड़के की पैंट जब पहनते पहनते फट जाती तो उसकी थैली बनती थी और वो बाजार से सब्जी भाजी लाई जाती थी। सब्जी भाजी लाते लाते वो कपड़ा फट जाता था, तो उसका फिर स्कूटर और गाड़ी पोछने के काम में आता था वो, या फिर उसका घर में फर्शी पोछने का कपड़ा बन जाता था। आखिर में वो बोलता था भैया बस कर, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तब जाके हम उसको फेंकते थे। ये सर्कुलर इकोनॉमी है। जो प्रोडक्शन किया है, अगर मैंने किसी चीज को प्रोड्यूस किया है तो उसको यूज एंड थ्रो नहीं करना है, उसको यूज करके दोबारा हमको करना। और हमारी इंडियन ट्रेडिशन यही था, हमारा मिष्टी भात यही है, हमारी भाकर बड़ी यही है, हमारा थाली पीठ यही है, हमारा मीठा राइस यही है, हमारा रात का बचा हुआ खाना हम सवेरे उसको पराठा बना के खाते थे, हम उसको फेंकते नहीं थे। ये हमारा कल्चर था। कपड़े हम फेंकते नहीं थे, चीजें हम फेंकते नहीं थे, उसको दोबारा यूज में लाते थे। अब इसी को सस्टेनेबिलिटी के नाम पे दिया जा रहा है। अपरिग्रह एक बहुत सुंदर शब्द है भारतीय संस्कृति में, कि चीजों का मिनिमम यूज करना है और उसको आने वाले चीज के ऊपर में अफेक्ट नहीं करना है, एंड दैट इज सस्टेनेबिलिटी। तो हमको ये बता रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है, जबकि हम इसके मास्टर रह चुके हैं, हमारे पास में वो सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें बच्चों को लाया जा सकता है। CSR में बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे काम होते जा रहे हैं जिसके अंदर में बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें मैं अगर सिर्फ एक साल 2 साल पहले का भी अगर फिगर, तो अभी तो 14,400 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें ज्यादातर कंपनी एग्रीकल्चर में, स्किल में, रूरल डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंट में काम कर रही है। उनको भी ये लीडर चाहिए, बड़े बड़े कारपोरेट को अच्छे लीडर चाहिए, सिर्फ मार्केट नहीं चाहिए, उनको टॉपर नहीं चाहिए, उनको स्किल सेट के साथ में चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उनको एम्पैथी वाले लोग चाहिए, कम्युनिटी की नीड को समझने वाले चाहिए। तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे हमारे सावनेर में कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बहुत सुंदर चीजें बना रही है। ये वेस्ट जिसको जला दिया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं पराली जलाने से पॉल्यूशन हो रहा है, देखिए इसका लगदा बन रहा है, इसका पेपर बन रहा है, और इस पेपर से क्रैकर बना रहे हैं जिसके अंदर में फायर नहीं है, बारूद नहीं है,
बीज है, सीड है। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहा है सबके स्क्रीन पे, यस सर। या मैं अकेले बात कर रहा हूँ? हाँ यस सर। ये देखिए कितने अच्छे बनाए इन्होंने। ये बीज है, इसमें बारूद नहीं है, यस सर। एग्रीकल्चर वेस्ट, और इसको कारपोरेट गिफ्ट करके दिया है। इसको बोएंगे जमीन में तो पेड़ निकलेगा। ये देखिए मिठाई, ये भी मिठाई नहीं है, क्योंकि एक एक ब्रांड 3-3 लाख किलो मिठाई बेच रहा है। 3 लाख लीटर खोआ बनाने के लिए 21 लाख लीटर दूध लगता है। वो लक्ष्मी पूजन के पहले दिन कहाँ गायब हो जाता है, और लक्ष्मी पूजन के 2-3 दिन के बाद में कहाँ गायब हो जाता है उतना दूध। अगर एक सिटी का अगर आप टोटल लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस सिटी के स्वीट शॉप ने कितना लाख किलो बेचा है। उससे पूछिए एक बार कि वो कहाँ था पहले दूध और बाद में कहाँ आया। आपकी जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। नागपुर की रिक्वायरमेंट 18 लाख लीटर दूध की है पर डे, बट हमारा प्रोडक्शन 3.5 लाख लीटर है बस। तो ये 15 लाख लीटर कहाँ से ट्रेवल होकर आ रहा है? ये सातारा, सांगली, अनंतपुर, जबलपुर 70-70, 80-80 घंटे ट्रेवल करके आ रहा है। रिस्पेक्टेड महिलाएं भी यहाँ पे हैं, वो जानती है कि 2 घंटे अगर दूध बाहर रखे तो क्या होता है दूध के साथ। तो ये 80 घंटे ट्रैवल करके कैसे आ रहा है, और उसको क्या मिक्स किया जा रहा है, वो दूध हमारा बच्चा, हम उसको नेक्स्ट 2 दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। वो फूड, वो सारी चीजें पॉइजनस कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि नीड वाले लोग नहीं आ रहे हैं, तो ग्रीड वाले लोग आके काम कर रहे हैं बिजनेस। नीड वाले लोग सिर्फ जॉब माइंडसेट की तरफ से काम कर रहे हैं, उनके अंदर में वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज देख नहीं पा रहे। ये काम हम लोगों का है, हमको उनका माइंडसेट बदलना है, उनका आइडिया चेंज करना है कि बेटा ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जरूरी नहीं कि नौकरी तुम 4 लोगों को नौकरी दे सकते हो। तो ये प्रयास है, देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। 300 औरतों को इन्होंने रोजगार दिया। राखी, अभी 1 लाख राखी बेची है इन्होंने, ऑनलाइन है, अगर आप ग्राम आर्ट डालिए पूरा आपको पता चल जाएगा। ऐसे 165 सक्सेस स्टोरीज है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, कैलेंडर है। उसके अलावा ये देखिए, हमारे पास में कम से कम 1.78 करोड़ का खर्रा और पान खाया जाता है नागपुर में, और थूकते हैं लोग। ये इंजीनियर्स ने मिलकर उसके ऊपर में सोल्यूशन निकाला, और इको स्पीड इसके अंदर में थूकिए, फर्टिलाइजर बन जाएगा। और इसको आदरणीय रतन टाटा जी ने बुलाया था, गूगल का फोटो नहीं है, रिंकू मल्होत्रा इंजीनियर लड़की है, इसे सोल्यूशन निकाला है। इनको 65 करोड़ रुपए ऑफर किया था, बट इन्होंने दूसरे तरफ से ले लिया था तो नहीं लिया। एनीवे, ये हमारे तालाबों के ऊपर में पॉल्यूशन की तरह से इकोर्निया बढ़ रहा है। कुछ लोग इसका देखिए कितना सुंदर बैग बना रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, और हमारे बच्चों को, हमको ये देना जरूरी है, हमारी सोसाइटी को देना जरूरी है। हम एक पूरा बॉडी को दहन करने के लिए पूरा का पूरा एक मैच्योर प्लांट हम जला देते हैं। तो हमारे विजय लिमे जी इंजीनियर, इन्होंने ब्रिक्स ये यूज किया है, फार्मर का एग्रीकल्चर वेस्ट का रेसिड्यू लेते हैं, और 7 दहन घाट, 7 शमशान घाट आज नागपुर में है। मोदी जी ने मन की बात में इनका नाम लिया है, इन्होंने पूरे इंडिया में बहुत काम कर रहे हैं। इन सब चीजों की हमको ज्यादा जरूरत है। प्लास्टिक से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कन्वर्जन, जो हमारा एक सॉलिड वेस्ट है उसको जगह पर ही खाद बनाना, जगह पर ही उसका फर्टिलाइजर बनाना। और इवन सारी इंस्टीट्यूट अभी ज्यादातर, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को भी हमने इनफेड बनाया एज एडवाइजर हूँ, बाकी कॉलेजेस में भी। तो इंक्यूबेशन एंड बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बनाना है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सीड फंड है, डीटीएस है, और भी बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर में बच्चों को आइडिएशन से प्रोटोटाइप तक के पूरा नॉलेज दिया जा सकता है, जिसमें हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा कि एवरेज में हमने 33 लाख रुपए सीड फंड दिया, और आप भी दे सकते हैं। आपके कॉलेज में नहीं है तो खुलवाइए। एन नंबर ऑफ योजनाएं सीएसआर में है, बड़ी एनजीओ करने के लिए तैयार, और नहीं है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसा रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, और आने वाला फ्यूचर, आने वाला एजुकेशन इन सब चीजों की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। ये जितने भी नाम ले रहा हूँ, इन सबका मोदी जी ने भी अपने नाम लिया है, इकोकारी का नाम लिया है। इकोकारी प्लास्टिक की जो थैलियां फेंक देते हैं, वो अपसाइकल कर रहे हैं, उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, बहुत सुंदर चीज बना रहे हैं। मोरिंगा, ये यहाँ पे मेट्रो में साथ में ट्रैवल की प्राइम मिनिस्टर साहब की, और पूरा समझाया उसने, एसरो पीएल ने भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो लेट अस प्लेज के हम सब हारमोनी में नेचर के साथ में काम करेंगे, नेचर के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे, और चेंज को लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में सिर्फ मन में भावना होने से नहीं होता है, डीपी के ऊपर में तिरंगा रखने से कुछ भी नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी को फ्लैग हाथ में लेके हेलो हेलो कुछ बोले? तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बस 5 मिनट के अंदर में। तो हमको बहुत तेजी से चेंज को अपनाना है, क्योंकि यूं तो हम सब सरहद पे पौरुष दिखलाना चाहते हैं,
और विश्व की हर धरती पे ध्वज लहराना चाहते हैं, और हमने लहराया है। माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे कोई भी और कंपनी हो, फेसबुक हो, सब जगह हमारे लोग हैं टॉप पे। यूं तो हम सब सरहद पे पौरुष दिखलाना चाहते हैं और विश्व की हर धरती पे ध्वज लहराना चाहते हैं। और बेशक ये ख्वाब पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, और शेरों के जो दांत गिने, हमारे रक्त में वो हिमाकत है। पर भरतवंशियों की हालत, शर्म आती है बतलाने में, नाक सिकुड़ने लगती है चेंज को अपनाने में। तो चेंज का कैटलिस्ट बनना है, चेंज मेकर बनना है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समझना है। आगे और समय मिला तो हम लोग बात करेंगे, और कुछ रहा तो बताइए। हमारे पास में नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, नंबर ऑफ सेंटर्स है, एंड नंबर ऑफ आइडियाज है, और सक्सेसफुल इंक्यूबेशन का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर भी है। कभी समय मिला तो साथ में कनेक्ट होकर हम काम करेंगे। थैंक्स अलॉट। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आई एम डन हियर, मेरा करीब करीब हो चुका है। सर ती खालची स्ट्रीप आहे ना, त्याला हाईड करून घ्याल सर, म्हणजे तुमचा मोबाईल नंबर दिसेल कम्प्लीट. हा जुना नंबर आहे मॅडम, नवीन नंबर तुम्ही सांगून द्या. हो मी पाठवून देते सर तुमचे कॉन्टॅक्ट हाँ डिटेल्स. जी कोणाला जर कनेक्ट हाँ। व्हायचं असेल मेरा तर एक मग और ते नंबर है, अगर आप प्लीज लिखना चाहें तो 7972028539। फिर से बोलिएगा ना. 79720 28539। फ्रेंड्स मैं भेज देती हूँ सर के डिटेल्स है मेरे पास. मैं सर का बायोडाटा भी भेजती हूँ और नंबर भी भेज देती हूँ. जी। थैंक यू. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, अगर समय है यस मैडम, अगर टाइम है और हाँ सर है, क्वेश्चन है अपने तो पास प्लीज। टाइम है. यस किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप पूछिए. सर मुझे एक बात पूछनी है आपसे. जी हेलो. जी बोलिए। कि हम अपने स्टूडेंट के साथ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, क्योंकि अभी IIC इंडियन इनोवेशन काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, उसका बाकायदा सेंटर मिल जाता है बहुत आसानी से। उसके अंदर आइडिएशन से लेके प्रोटोटाइप बनाने तक के बच्चों के अंदर में ये चीज़ें होती है। हमारे बच्चों ने साबित कर दिया है, जिस तरीके से वो DP बनाते हैं, जिस तरीके से रील रखते हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक्टिव, व्हाट्सअप जैसे यूज करते हैं, तो लॉट ऑफ क्रिएटिविटी है उनके अंदर में, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उनकी जो समस्या है, जैसे मैं बता दूं, अभी जिला परिषद के एक स्कूल में हमारे एक बच्चे ने मिर्ची काटने की बहुत अच्छी छोटी सी मशीन बना लिया। उसने देखा कि उसकी मदर जब मिर्ची काटती तो उसकी उंगलियों में बहुत जलन होती थी, तो उसने एक छोटा सा यंत्र ही बना लिया। अब बोलता है मिर्ची इससे काटो, और उसको फंडिंग भी मिल गई और वो प्रोडक्शन भी कर रहा है। बहुत बहुत आइडियाज होते हैं हमारे बच्चों के पास में, तो बिल्कुल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और हमारे पास में अभी बहुत फेवरेबल कंडीशन है स्टार्टअप के लिए। इस सर कल्चर इसका को गाइडेंस कहाँ से मिलेगा पूरा? आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए। मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा मेल ID भी है मैडम के पास में। ओके सर. आप कनेक्ट कीजिए, हम आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करा देंगे बिल्कुल। ओके सर. थैंक यू. सर वो 100 एकड़ जो जमीन आप बोल रहे थे, यस गवा का प्लांटेशन है इरिगेशन यस वाला, यस। वो सर नागपुर में कहाँ पे है सर? कोडाली के आगे में है सर, कोडाली के आगे सप्तकुंड करके एक जगह है, वहाँ पे ऑटोमेशन सर. के साथ में 100 एकड़ में है सर। और ओके ऐसे सर. ओके सर. यहाँ पे काटोल के पास में भी है सर, 50 एकड़ में ऑटोमेशन के साथ में, और ऐसे बहुत जगह पे उसका रिप्लिका होता जा रहा है। ओके सर. थैंक यू सर. जी, अगर आप देखना चाहें तो आप, हाँ सर. मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा। ओके सर. ओके सर. जी हाँ जी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है जो पूरा ऑपरेट कर रहा है, और 2 हाँ बड़े सर. तालाब बनाए उन्होंने, 3 करोड़ लीटर पानी स्टोरेज कर रहे हैं, एंड चौथे हाँ साल सर. में संतरा B2C बेच रहे हैं। डायरेक्ट नेटलॉन के थैली में पैक करके बेचा जा रहा है। एक तरफ सर उसके सिचुएशन ये है कि संतरा कट रहा है, 22,000 झाड़ कट गए इस बार फाइटोफायरा के चक्कर में, और दूसरी तरफ ये भी हाँ सर. सिचुएशन है, क्योंकि हमको सर गाइड उसके करना डिटेल. पड़ेगा लोगों को। हम अगर उनको चीजें बताएंगे तो सक्सेस स्टोरी है, हाँ सर. और हम नहीं बताएंगे तो फेल्यूर है। सर डिटेल्स उसके मिलेंगे सर? बिल्कुल मिलेंगी सर। साई एग्रो फार्म्स करके है, आप गूगल करिए, बिल्कुल मिल माई जाएगी। एग्रो. साई एग्रो, SAI, साई एग्रो फार्म। ओके. जी हाँ, थैंक यू सर. ऐसे बहुत सारे हैं सर।
एक काळे है, एग्रीकल्चर रिटायर ऑफिसर है, उनका भी काटोल के पास में है, और एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे, और हमारा खुद काटोल का के पास। सेंटर है, वहाँ पे भी है सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, इफ Thank देर आर नो फर्दर क्वेरीज हम यहाँ पे रुकते हैं। मैं सबके तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर आपने बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ और की पॉइंट्स आई ओपनिंग जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट की तरफ जो हम लोग नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। सो थैंक यू सो मच सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई वंस अगेन you, एक्सटेंड माय मैडम, थैंक्स। अपॉर्चुनिटी, ये मौका देने के लिए, एंड फॉर दिस गोल्डन Yes, अपॉर्चुनिटी, रियली आई एम ग्रेटफुल टू। thank you so much sir. Thank you, sir. Namaste sir, thank you. Thank you, sir. So thank you friends, Thank thank you, all sir. of you. थैंक यू Yes, सर। हम 2 Thank you, मिनट, sir. आप लोग मीटिंग लीव मत करिए पार्टिसिपेंट। यस सर, यस यस, ओके फ्रेंड्स, प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। आई हैव few instructions for all of you. Please don't leave the meeting. Please wait for 2 minutes. Yes, ma'am. Yes. Friends, have you all gone through the timetable which I have shared? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें Yes, ma'am. ओके मैंने 2 जून को वो फाइल डाउनलोड की थी। उस वक्त जितने टॉपिक्स आए थे उनके नाम आपको टाइम टेबल में दिख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पार्टिसिपेंट्स बचते हैं जिनका नाम नहीं आया है सिलेक्शन टाइम टेबल के लिस्ट में सेमिनार के, तो वो लोग अपने पीपीटीज रेडी रखिएगा। लास्ट के 2 दिन जैसे सेमिनार वाइंड अप होते जाएंगे, जैसे भी हमें टाइम मिलता है उन लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। 25, 26, 27 लास्ट के 3 दिन में जो लोग बचे हैं अपार्ट फ्रॉम अवर एक्चुअल टाइम टेबल, फिर आप लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा। अभी मैं फिर से टाइम टेबल को रीशेड्यूल नहीं करूंगी। जितना भी लास्ट तक जिसका नाम है उसके बाद जितने बचे हुए लोग हैं उनके सेमिनार्स रहेंगे। तो आप लोग अपने पीपीटीज के साथ रेडी रहिए। जिनका नाम टाइम टेबल में मेंशन नहीं किया है उन लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। लास्ट जो अपना टाइम टेबल में नाम होगा उसके बाद आप लोगों के सेमिनार्स लिए जाएंगे। कल से अपने सेमिनार शुरू होंगे। जो लोग पहला बंच है 6 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स का, वो लोग आज शाम तक मुझे पीपीटी सेंड करेंगे। पीपीटी किस लिंक पे सेंड करना है दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द वर्ड फाइल। लिंक्स फॉर सबमिशन में सेमिनार पीपीटी सबमिशन की लिंक दी है। सबको पीपीटी सबमिट करना है। लास्ट डेट एज सच नहीं है। जिसका जब सेमिनार है उसके 1 दिन पहले मेरे पास पीपीटी आ जाने चाहिए। अगर किसी का सेमिनार है 10 तारीख को तो 9 तारीख के रात तक उनका पीपीटी मेरे पास आ जाना चाहिए। कल जिनके सेमिनार है वो आज रात तक पीपीटीज भेज दीजिए। और अगर आप अपने तरफ से शेयर कर सकते हैं तो कल शेयर करिएगा स्क्रीन। इफ नॉट पॉसिबल मैं मेरे तरफ से स्क्रीन शेयर करूंगी, आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। तीनों भी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में। और पीपीटी भी तीनों लैंग्वेज में बन सकती है, depends upon your comfortability with the subject or with the language. So this is all about seminar के ऊपर 20 मार्क्स है। अभी सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो मैंने पहले दिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसमें थोड़े चेंजेस है बिकॉज आई हैव मिस्ड 1 पॉइंट रिलेटेड टू माइक्रो टीचिंग। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अभी बार बार ये इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं होंगे। जो लोग अभी आई थिंक आई कैन सी 116 पार्टिसिपेंट्स, 116 इंक्लूडिंग मी, तो 115 पार्टिसिपेंट्स आर करंटली प्रेजेंट इन द मीटिंग। पहले दिन कुछ पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करना बाकी था, वो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छे से आप लोग सुनिए। I'll share my screen to show you few more points.
क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर करनी थी जो मेरे से मिस हुई है। उस दिन पहले दिन मैं बताना भूल गई थी, तो आज अपने पास थोड़ा टाइम है, सो वी विल गो विद दैट। फ्रेंड्स, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, सो फ्रेंड्स, अपना ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, इसको पहले के गाइडलाइंस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी कहते थे। अभी जो नए गाइडलाइंस है जिसमें इसको फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कहा जाता है, और इसका और एक नाम है, मतलब आप लोगों को पता रहना चाहिए, अगर आपके प्रमोशन में वगैरह ये क्वेश्चन आता है पहले प्लेसमेंट में, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज गुरु दक्षता प्रोग्राम। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम को ही और बोला जाता है गुरु दक्षता प्रोग्राम। गुरु दक्षता का एक मैनुअल है जो आपको यूजीसी के वेबसाइट पे भी मिलेगा, या तो फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। तो उसमें ना कुछ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, अभी जो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं वो रैंडमली लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, इट इज बेस्ड अपॉन वन सिलेबस। जैसे आज आप लोगों ने करिकुलम के बारे में पढ़ा, तो इसका भी एक करिकुलम है आप लोगों के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का या तो गुरु दक्षता प्रोग्राम का, जो मैंने पहले दिन ही बताना चाहिए था लेकिन मेरे तरफ से स्किप हो गया वो पॉइंट। तो कैन यू सी द मूडल साइट ऑफ एचआरडीसी नागपुर? फ्रेंड्स, आपको ये पेज दिख रहा है जहाँ पे 11th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम लिखा है? Yes, ma'am. तो ये सारे रूल्स आपको भी लागू होते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स। ये जो अपना फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, जिसको गुरु दक्षता प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक जो सिलेबस दिया है जो 1 महीने में हमें कवर करना है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बोलिए या तो चैप्टर्स बोलिए। 10 चैप्टर का ये पूरा अपना फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है। वो 10 चैप्टर्स कौन से हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एक वर्ड फाइल में। ये है वो 10 चैप्टर्स, और इसके ऊपर बेस्ड हमने सेशंस रखे हैं। अभी जैसे हमने 2 सेशंस एनवायरमेंट पे पढ़े कौस्तुभ चटर्जी सर के। पहला सेशन था एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, फिर करिकुलम डिजाइनिंग हमने आज पढ़ा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने पढ़ी, और आगे के जितने भी सेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन मॉड्यूल्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। इसके अलावा बाहर से कोई एडिशनल सेशंस नहीं रहेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, मॉड्यूल 1 कंसिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन एंड इट्स इकोसिस्टम, देन करिकुलम डिजाइनिंग, आउटकम बेस्ड लर्निंग पे भी आपका सेशन होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे भी होगा, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट पे अगले वीक में मैंने सेशंस प्लान किए हैं। देन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग, एआई का यूज क्या होता है वो भी हम लेक्चर्स लेने वाले हैं। देन पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग, इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में सेशन है। देन रिसर्च का ये पूरा पार्ट है, एकेडमिक इंटीग्रिटी, प्लेगैरिज्म जिसको कहते हैं। देन कुछ लॉ से रिलेटेड बेबी सेशंस रहेंगे, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। एनवायरमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम सेशंस आर ओवर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी बाकी है, वो हम आगे प्लान करेंगे। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो पूरा 1 महीना है ये हम पूरे 10 मॉड्यूल्स को डील करने वाले हैं, इसी के ऊपर बेस्ड आप लोगों के लेक्चर्स रहेंगे। ये मेरे तरफ से थोड़ा स्किप हो गया था। फिर असेसमेंट का जो पार्ट मैंने क्लियर किया था आप लोगों से, आप थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए फ्रेंड्स, अपने कॉपी में लिख लीजिए। असेसमेंट का जो भी उस दिन मैंने बताया था उसमें थोड़े चेंजेस है, एक पॉइंट मेरे तरफ से स्किप हो गया था, लिख लीजिए आप। सेमिनार 20 मार्क्स, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, सेमिनार 20, रिपोर्ट सबमिशन 20, मूडल साइट क्रिएशन 20 या तो ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन 20 लिखिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सेमिनार 20, रिपोर्ट सबमिशन 20, ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन 20। फाइनल एग्जाम जो मैंने 30 मार्क्स की बताई थी वो 20 मार्क्स की रहेगी, बिकॉज 1 पॉइंट आई हैव टू ऐड इन दैट। सो फाइनल एग्जाम के ऊपर 20 मार्क्स लिखिए। लेसन प्लानिंग, ये मेरे तरफ से स्किप हो गया था उस दिन। लेसन प्लानिंग 10 मार्क्स, एंड होलिस्टिक रिस्पॉन्स 10 मार्क्स। हो गए क्या 100? एक बार देख लीजिए।
Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Ma'am, kindly kindly 100 repeat marks. once again, ma'am. Okay, report submission 20, seminar 20, online course creation 20, final exam 20, लेसन प्लानिंग या तो माइक्रो टीचिंग लिख लीजिए, लेसन प्लानिंग और माइक्रो टीचिंग ऑब्लिक करके 10 मार्क्स, और होलिस्टिक रिस्पॉन्स 10 मार्क्स। हो गया मैडम? जिन्होंने अभी पूछा था लिख लिया मैडम आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes. अभी टोटल कर लीजिए, 100 आनी चाहिए उसके टोटल। अभी 100 में से उस दिन ग्रेडिंग मैंने ठीक से नहीं बताया था, टाइम नहीं था अपने पास, तो आपको शायद ये ग्रेडिंग दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है। कैन यू सी दिस ग्रेडिंग पैटर्न? Yes, ma'am. Yes. Yes, madam. हाँ, तो 100 में से अगर 85 एंड अबव मिलते हैं तो A प्लस ग्रेड रहेगा, 70 to 84 अगर रहता है तो A ग्रेड रहेगा। सॉरी सर, पार्डन? सर आप कुछ कह रहे हैं? ओके फाइन। 100 में से 85 एंड अबव मिलते हैं तो A प्लस ग्रेड रहेगा, 70 to 84 अगर है तो A ग्रेड रहेगा। एम आई ऑडिबल फ्रेंड्स? काइंडली कंफर्म। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. देन 60 to 69 अगर मार्क्स मिलते हैं तो B ग्रेड मिलेगा। Yes, ma'am. 50 to 59 मार्क्स मिलते हैं तो C ग्रेड मिलेगा, और बिलो 49 अगर होता है तो F ग्रेड मिलेगा। सो ये ग्रेडिंग सिस्टम आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, फोटो निकाल लीजिए इसका इफ यू विश टू, अदरवाइज आई विल शेयर वन वर्ड फाइल इंक्लूडिंग दैट मॉड्यूल्स कौन से है, और इवैल्यूएशन एज वेल एज असेसमेंट का एक मैं पूरा आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भेज देती हूँ शाम तक। मतलब आपके पास कुछ मिस हुआ होगा तो आप उसमें से नोट डाउन कर लीजिए, बट यू ऑल ट्राई टू गेट A प्लस ग्रेड। आपको सारी चीजें जितना भी मैं बता रही हूँ होमवर्क, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है और ट्राई करना है कि आप सभी लोग A प्लस या तो A ग्रेड में आए, और B और C मिला तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज गिव योर 100% टू स्कोर A प्लस और A ग्रेड। तो मैडम, ये इतना लेसन पार्ट प्लानिंग मुझे या माइक्रो टीचिंग क्या है? हाँ, तो इसके लेसन प्लानिंग या लेक्चर्स माइक्रो होंगे। टीचिंग? कोई है अपने बैच में जो एजुकेशन फील्ड से है, B.Ed M.Ed वाले कोई है क्या टीचर्स? Yes, there ma'am. I anyone? have completed. Ma'am, हाँ, I have completed B.Ed and M.Ed also. ओके ओके। तो अश्विनी मैडम, आपको पता होगा कि लेसन प्लानिंग या तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो Yes, हमें जो हम लोग जो हायर एजुकेशन में आते हैं तो हमारा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होता है कि हाउ टू टीच। हम लोग एक तो नेट सेट होके आते हैं या तो PhD करके आते हैं, बट जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनके लिए B.Ed D.Ed M.Ed ये सारी चीजें कंपलसरी होती है। तो वो जो एजुकेशन फील्ड से है उसमें माइक्रो टीचिंग या तो लेसन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एज फार एज अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंसर्न। तो आप लोगों को, एज यू ऑल आर न्यूली इंडक्टेड फैकल्टीज, जो अभी टीचिंग फील्ड में फ्रेशर्स है, तो आपको भी ये चीजें आना चाहिए, ऐसा UGC का मैंडेट है। तो आपके सिलेबस में माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व किया है। ये क्या है क्या नहीं है एकदम जीरो से आप लोगों को समझाया जाएगा। इसके लिए मैंने 2 लेक्चर्स रखे हैं अगले वीक में। वो सर आपको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हिंदी में क्या होता है माइक्रो टीचिंग, क्या होता है लेसन प्लान, हाउ टू क्रिएट अ लेसन प्लान, वो सारी चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे। आपको खुद को एक लेसन प्लान बनाना है, कैसे बनाएंगे, टॉपिक क्या लेंगे, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे लिखा जाता है लेसन प्लान, और उसको एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। सो जो लोग B.Ed M.Ed वाले नहीं हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीजें नहीं रहेगी, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर बहुत अच्छे से समझाएंगे। कुछ सैंपल लेसन प्लान में अपने ग्रुप में भी शेयर करूंगी, उसको देख देख के भी आप अपना प्लान बना सकते हैं। इंग्लिश का एक प्लान में भेजूंगी और मराठी या तो हिंदी का एक प्लान भेजूंगी आफ्टर उनके सेशंस हो जाने के बाद। तो जो लेसन प्लान आप सबमिट करेंगे उसके ऊपर 10 मार्क है।
अभी फिलहाल आप उसका टेंशन मत लीजिए, उसके सेशंस हो जाने दीजिए पहले, उसके बाद आप लोगों के पास 1 महीना है उसको क्रिएट करने के लिए। उसकी लास्ट डेट में एंड ऑफ द वीक वगैरह रखूंगी, तो आप उसको आराम से बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेसन प्लानिंग क्या है क्या नहीं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी, जो आप लोगों को क्रिएट करना है बाद में। अभी किसी को कुछ है तो पूछिए। कल के सेमिनार के बारे में किसी को कुछ पूछना है? कल जिनके सेमिनार से 6 लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 8 या तो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बहुत सारी स्लाइड्स मत बनाइए। सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फर्स्ट स्लाइड आपकी हमेशा इंट्रोडक्टरी स्लाइड होनी चाहिए। टाइटल, योर कॉलेज नेम, योर फुल नेम और FIP का नाम डाल सकते हैं, ये अपनी टाइटल स्लाइड रहेगी। उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन शुरू होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा। और लास्ट स्लाइड में इफ यू विश टू हमेशा रेफरेंसेस होने चाहिए कि कहाँ से आपने कंटेंट लिया है। एंड द लास्ट वन इज थैंक यू स्लाइड। तो नंबर ऑफ स्लाइड्स आर नॉट कंपल्सरी कि इतनी ही स्लाइड्स होनी है, बट थोड़ा सा बोल के देखिएगा घर में प्रेजेंटेशन कि 8-10 मिनट में वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो मेरी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देना मॅडम थोडं बोलू मी? मॅडम मी पीपीटी तयार बोला. करून मॅडम सबमिट केलाय मॅडम, पण त्यामध्ये मला एडिट करायचे मॅडम, करता येईल का मला? तर सर आता तुम्ही परत त्याला एडिट करून टाका आणि नवीन पीपीटी पाठवा। जी पण तुम्ही रिसेंट पाठवली असेल ती आपण कन्सिडर करूया पीपीटीच्या दिवशी। ओके ओके, थँक्यू मॅडम, ठीक आहे, थँक्यू. ओके ओके मैम हेलो मैम। हाँ, हेलो एक एक जन बोलिए। पटेल मैडम बोलिए। हाँ मैम, अभी हम लोग जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, मेनली मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, तो बराबर है मैम। लाइक आपने बोला था हाफ पेज ही हमें लिखना है, लेकिन हमें इतना सारा कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो हाँ बराबर है हाँ, मैम। तो पॉइंटर्स के correct फॉर्म है। में लिखा होगा ना मैडम, तो भी चलेगा। हाँ, पॉइंट्स है मैम, बुलेट्स और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एक हाँ, एक के हाँ। बारे में। मैडम बस बस। हेलो क्योंकि हेलो हमें मैम ज्यादा पेजेस भी नहीं बनाने ना, एक हाफ पेज या नहीं नहीं नहीं, बस हार्डली हाफ पेज, मैक्स टू मैक्स पाउन पेज, उससे ज्यादा नहीं। ओके मैम। हेलो हाँ, तुषार सर बोला। मॅडम आमचे 19 तारखेला सेमिनार आहे, तर 18 पर्यंत किंवा 17च्या पर्यंत पाठवलं चालेल का? हो हो हो, ज्या दिवशी असेल त्याच्या आदल्या दिवशी पर्यंत पीपीटी आलं पाहिजे माझ्याकडे। हो Ma'am, I wanted to ask something, may I? हाँ मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली ना वो जो आपने टाइम टेबल शेयर करा है सेमिनार में, उसमें मेरा प्रेजेंटेशन 2 डेट्स पे आ रहा है, तो मैं कौन सा कंसिडर करूँ तो मैम? जो फर्स्ट डेट होगी उसको कंसिडर करिए। ठीक है मैम, ऑल राइट, थैंक यू। मैम और एक सर ने शायद मुझे मैसेज किया था, उनको भी मैंने बताया 47 नंबर पे उनका पहले नाम है, तो वो उस दिन करेंगे प्रेजेंटेशन। हाँ, और कोई? Ma'am, I have also one doubt. Yes, ma'am. सुनील सर बोलिए। Yes, ma'am. Do we need to, submit our hello? हाँ, do we need to submit our? The paper also, ma'am, along with the PPTs? No. Only PowerPoint presentation. Okay, ma'am. हेलो मैडम, हाँ सर। जिसको पीपीटी बनाने का ज्ञान नहीं, वो क्या करेगा मैडम? पीपीटी बनाना जिसको नहीं आता है। आपके लिए हमने सेशंस रखे हैं सर। MS ऑफिस पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। MS वर्ड का एक सेशन है, आप टाइम टेबल देख लीजिए। MS वर्ड का सेशन है, MS पावर पॉइंट का सेशन है, MS एक्सेल के 2 सेशंस है। तो अगर आपका नाम वो पीपीटी पढ़ाने के पहले आया है तो आप सेमिनार का मुझे बताइए, मैं आपको शिफ्ट कर देती हूँ। पहले पीपीटी कैसे बनाना है वो समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप सेमिनार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 18 तारीख पर 18 को है ना, उसके पहले हो ही जाएगा सर। अभी ये वीक में ही हो जाएगा ना, कल से ही अपने MS ऑफिस के सेशंस है, तो ये सैटरडे तक आप सीख जाएंगे। और बेसिक बनाया तो भी चलेगा, 5-6 स्लाइड्स बनाइए, उसमें टाइटल इनकॉर्पोरेट करिए, जो भी मैडम बहुत अच्छे से समझाएंगे, हिंदी में बताएंगे सारी चीजें, और उसी वक्त आप करके भी देखिएगा। आपने सिंप्लीफाइड वे में बनाया, बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं किया तो भी चलेगा, एक बेसिक पीपीटी होना चाहिए बस। ओके मैडम, ठीक है, सो डोंट वरी मैडम। मैम हमें बोला मैडम। ये टाइम टेबल मिलेगा ना मैम? कौन सा टाइम टेबल? ये हमें एवरी वीक में ही मिलेगा ना टाइम टेबल, या पूरा टाइम टेबल? हाँ, अभी पहले वीक का मैंने शेयर किया है,
फिर संडे शाम को मैं दूसरे वीक का शेयर कर दूंगी। अभी फाइनल होने के कुछ लेक्चर्स, जैसे ही फाइनल हो जाते हैं आई विल शेयर सेकंड वीक टाइम टेबल ऑल्सो। ओके मैम, ओके, थैंक यू। और कुछ क्वेरी है किसी को? अभी टाइम है तो पूछ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेरीज मत पूछिए, आई एम नॉट एबल टू आंसर देयर। पूरा डिस्कशन नहीं कर सकते ग्रुप में। आशा मैडम। हाँ हॅलो. हाँ हॅलो. हा मॅडम, एक्झाम आपली नेमकी कशावरती बेस्ड असेल? फायनल एक्झाम हो हो. जे पण तुम्हाला आता सेशंस घेत आहे पहिल्या दिवशीपासून, उस सेशन के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे। हर सेशन के ऊपर हार्डली एक क्वेश्चन रहेगा। ओके. ठीक। मैडम मेरा नाम तो लिस्ट में नहीं है, तो क्या कब होगा मेरा पीपीटी? सेमिनार के लिस्ट में हाँ कि फाइनल अपनी जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें? नहीं, सेमिनार में। तो आपने टॉपिक सबमिट नहीं किया होगा, हाँ मैं सबमिट नहीं किया। इसलिए आपका नाम लिस्ट में नहीं है। आपका जो लिस्ट में जितने नाम है उसका आखिरी सेमिनार होने के बाद आप लोगों के सेमिनार्स रहेंगे। जिन्होंने नाम टॉपिक सबमिट नहीं किया है, आप लोग पीपीटी बनाना शुरू कर दीजिए। ओके। बीच में अगर टाइम मिलता है, कोई लेक्चर ऑफ होता है, तो उस वक्त भी सेमिनार आप लोगों के हो सकते हैं। तो आप 1-2 दिन में सेमिनार का पीपीटी बना लीजिए, ठीक है। एंड बी रेडी विथ योर प्रेजेंटेशंस। जिन लोगों के नाम सेमिनार के टाइम टेबल में नहीं है, उन लोगों के जब भी बीच में कोई टाइम मिलता है, अगर शेड्यूल सेमिनार अपने थोड़े जल्दी हो जाते हैं और अगर टाइम बचता है, तो उस वक्त अपन आप लोगों के सेमिनार उसमें ऐड कर देंगे, जो लोग लिस्ट में नहीं है। तो आप रेडी रहिए सेमिनार देने के लिए। मॅम कॅन यू प्लीज अजून वन्स कोणाला काही अगेन प्रश्न टाइम असेल तर टेबल? विचारा। हो मॅडम, Yes, ह्या सोनल आठवड्याचं मॅम. टाइम टेबल एकदा पुन्हा शेअर करू शकता? ह्या आठवड्याचं टाइम टेबल पुन्हा हो एकदा ठीक आहे, शेअर मी करू शकता पाठवून मॅडम? देते। ऑलरेडी मी पाठवलंय पीडीएफ फाईल, परत एकदा पाठवून देते। ओके ओके, थँक्यू सो Hello, मच. छुट्टी रहेगा ना मैम? हाँ विजय Is सर there बोलिए। is there any pre-training program for online course designing from your side there? Is there any Pre-training program for the online course Sir, designing? I will explain everything for creation of online course in the last week of the FIP. उसका अभी फिलहाल कुछ टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं आप लोगों से करवा के लूंगी। हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्स, Okay, thanks a lot. ठीक है। अभी फिलहाल उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं। कमिंग मंडे को मैं एक इंट्रोडक्टरी सेशन लूंगी, जिसमें आपको कुछ होमवर्क प्रिपेयर करके रखना है ऑनलाइन कोर्स के लिए। जो क्या क्या प्रिपरेशन करके रखना है वो हम उस दिन डिस्कस करेंगे मंडे को वगैरह। टाइम टेबल में दिया है Sure. मैंने टॉपिक, अभी फिलहाल उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। एनी अदर you. क्वेश्चन? मैम ये संडे को छुट्टी रहेगा ना? तीनों हाँ संडे? हाँ, सारे संडेज ऑफ है। सैटरडे गवर्नमेंट हॉलीडे है, लेकिन अपना वर्किंग है 7 तारीख। सिर्फ संडे, 3 संडे ऑफ है अपने, ओके मैम, ओके। ठीक है फ्रेंड्स। इफ देर आर नो क्वेश्चंस, हम यहाँ पे रुकते हैं। कल मिलेंगे मैडम 10:15 बजे। सेमिनार वाले पार्टिसिपेंट्स अच्छे से पीपीटी प्रेजेंट करिए, और पीपीटी जैसे ही बन जाता है आज रात तक या तो कल सुबह तक आप पीपीटी मुझे गूगल फॉर्म में भेज दीजिए, ठीक है। थैंक यू मैम. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का रिपोर्ट सबमिट करना है, मैंने लिंक ऑलरेडी अपने वर्ड फाइल में भेजी है। 4 जून की जो लिंक होगी उसमें बराबर सबमिट करिए रिपोर्ट। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं हम लोग 10:15 बजे। थैंक यू मैम. थैंक यू गुड डे, बाय बाय। Thank you.